हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश या ममलूक वंश को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं और धीरे धीरे चाहें तो समझ कर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। वीडियो शुरू करने से पहले अगर एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपके लिए धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे वीडियो को। तो बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो प्रथम अरबी आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो 711 ईस्वी में और उर्बेदुल्लाह द्वारा हो जाता है। वो आक्रमण जो है असफल हो जाता है। अच्छा, सेकंड आक्रमण की बात करते हैं तो बुंदेल द्वारा किया गया जो असफल रहा। और प्रथम सफल आक्रमण की बात करें भारत पर अरबों द्वारा तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया और सिंध के एरिया में किया गया 712 ईस्वी में किया गया, जो वर्तमान पंजाब में पड़ता है। अब बात करते हैं सिंध पर शासन। तो सिंध के एरिया पर शासन जो है राय वंश का रहा। राय वंश के अंतिम शासक राय जायसी था। इसका मंत्री चाच ने सिंध पर अधिकार कर लिया था। और सिंध पर किस किस का अधिकार रहा तो चाच के बाद इंद्र, चंद्र और दाहिर का शासन रहा। और इसी सिंध पर आक्रमण का वर्णन हमको चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। इसको अली वी के नाम से भी जाना जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया। इसका सेनापति अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम जो है किसका सेनापति था तो उत्तर पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष अल हजाज का सेनापति था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया। अर्थात जजिया कर का मतलब गैर मुसलमानों पर लागू करना। और अब बात करते हैं इस जजिया कर में किस किस को छोड़ा गया था तो ब्राह्मणों को और विधवाओं को और विकलांगों को छोड़कर गैर मुसलमानों सभी पर जजिया कर लगा दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण देखते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया और राबर आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी में किया, जो दाहिर तथा मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है, जिसमें दाहिर की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। अब बात करते हैं ब्राह्मणाबाद आक्रमण। जयसिंह के पुत्र और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है, और जिसमें दाहिर जो है वो हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा लाड़ देवी और उसकी 2 पुत्रियों को कैद कर लिया। युद्ध के बाद उन 2 पुत्रियों के नाम हम जानेंगे। उन 2 पुत्रियों का नाम था सूर्यमला और परमला, जिसको परमल देवी के नाम से जानते हैं, और सूर्यमला को सूर्या देवी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं खलीफा मंसूर। तो खलीफा मंसूर के समय ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और श्रीहर्ष द्वारा रचित खंडवाद्य, इसमें से ब्रह्म सिद्धांत को अरबी जो है अपने साथ अरब ले गए और उसका फारसी अनुवाद कराया। क्वेश्चन बनता है कि अरबी अपने साथ कौन सी पुस्तक ले गए तो ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उसका अरबी अनुवाद कराया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिक्के की बात करते हैं तो इन्होंने कौन से सिक्के चलाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक मुद्रा चलाई, अर्थात सोने के सिक्के चलाए। अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए देखते हैं। तो अरबों के आक्रमण के प्रभाव के बाद ऊँटों को पालने की शुरुआत कर दी थी भारत में। उसके पहले नहीं पालते थे। खजूर की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। दशमलव सिद्धांत आया और मानचित्र कला का विकास हुआ अरबी आक्रमण के बाद। अब बात करते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण भारत पर होता है तो तुर्कों का निवास स्थान कहाँ था तो तुर्क जो है चीन के उत्तर पश्चिम की सीमाओं में रहते थे। तुर्कों की प्रकृति की बात करें तो इनकी लड़ाकू एवं बर्बर प्रकृति थी और इनको इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं था। तब इनको उम्मयवंशी शासकों के संपर्क में आने पर इनको मुस्लिम
ज्ञान हुआ, यानी इस्लाम धर्म का ज्ञान हुआ। इससे पहले नहीं जानते थे। अब बात करते हैं अलप्तगीन के बारे में। तो बुसारा के शामानी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था अलप्तगीन। अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है 961 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है, जिसमें इसका भाई अबुल मलिक गुलाम का भाई मंसूर और उसके चाचा के मध्य, जिसमें चाचा का सहयोग अलप्तगीन ने किया था, जिसमें भाई मंसूर की जीत हो जाती है और चाचा की हार हो जाती है। इसलिए अलप्तगीन 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान के नगर गजनी में जाकर बस जाता है और गजनी वंश की स्थापना कर देता है। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया वो सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनबी था। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन का दामाद एवं गुलाम अलप्तगीन ही था, और सुबुक्तगीन ने अमीर उल उमरा की उपाधि धारण कर रखी थी। अब बात करते हैं इसके बाद महमूद गजनबी के बारे में। तो महमूद गजनबी आता है अपना, जिसका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसने चांदी के सिक्के चलाए, इस पर एक तरफ अरबी अंकित की थी, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा लिखी थी। महमूद गजनबी गद्दी पर मात्र 27 वर्ष की उम्र में बैठ गया। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 1001 ईस्वी में इसने जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। तो जब इसके पिता को पराजित कर दिया तो इसके पुत्र आनंदपाल ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल ने महमूद गजनबी पर आक्रमण कर दिया, जिसको बेहिंद या बेहंद के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है आनंद की हार हो जाती है और महमूद गजनबी की जीत हो जाती है। और इसके बाद 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनबी के द्वारा, और 17 बार आक्रमण हुआ, जिसमें 50,000 लोग मारे गए। और गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। बहुत पूछा जाता है कुछ कि जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो भीम प्रथम शासक था। और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण हुआ इसका, तो वो जाटों के खिलाफ हुआ, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। और महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। इसको बुद्ध किशन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो इसने काफ़ी मूर्तियों का नाश किया। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया था। अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था किताब उल हिंद। दरबार के अन्य विद्वानों की बात करते हैं तो फिरदौसी एक अन्य विद्वान था, उतबी एक विद्वान था। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा की रचना करी, और उतबी ने किताब उल यामनी की रचना करी। उतबी इसका दरबारी इतिहासकार कवि था। अब आते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी गौर वंश या गौरी वंश का शासक था। भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसका प्रसिद्ध नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। अब बात करते हैं गौरी के आक्रमण। तो 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे और गौरी की मध्य हुआ, जिसमें भीम द्वितीय की जीत हो जाती है और गौरी की हार हो जाती है। फिर इसने तराइन की युद्ध भी हुआ। तराइन की युद्ध बहुत पूछता है क्वेश्चन में कि तराइन का युद्ध प्रथम कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है जीत होती है इनकी और गौरी की हार हो जाती है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गौरी की जीत हो जाती है। अब बात करते हैं 1994 में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया, जिसको चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ और 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। दमयक के में लड़ाकू जाति द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं गौरी ने कौन कौन से सिक्के चलाए। तो गौरी ने एक तरफ कलमा लिखे थे, एक दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की आरती में बनी होती थी, ऐसे सिक्के चलाए इसने। अब बात करते हैं गौरी के समय गौरी के गुलाम। गौरी के कौन कौन गुलाम थे। तो ऐबक, यल्दौज और कोबाचा इसके गुलाम थे। अब बात करते हैं यहाँ से होती है अपनी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 1206 से 1526 तक रहा है। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश या जिसको ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, और दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पाँचवा लोधी वंश। गुलाम वंश की बात करें तो ये 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। और सबसे कम शासनकाल जो है खिलजी वंश का रहा है। और सबसे ज़्यादा शासनकाल की बात करें, सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है तो वो तुगलक वंश ने किया है, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसी में देखेंगे हम गुलाम वंश एवं ममलूक वंश जो है वो 1206 से 1290 तक इसने शासन किया है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक गौरी का गुलाम दामाद था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने मिर्जा अजीज कुका से खरीदा था, इसलिए इसका गुलाम था और बाद में यही इसका दामाद भी बन गया। गौरी ने ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी थी तो बात करते हैं। गौरी ने इसको मलिक एवं सिपाही सलाहकार की उपाधि दी और ऐबक को अमीर ए आखूर का पद दिया गौरी के द्वारा। अब बात करते हैं ऐबक द्वारा राजधानी। तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ऐबक ने अपने सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया। ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके दरबारी कवि की बात करें तो हसन निजामी इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है ताजुल मासिर। बात करते हैं ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। खेल होता है जो चौगान में खेला जाता है। इसका मकबरे की बात करते हैं तो इसका मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। ऐबक की अन्य नामों की बात करते हैं। इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाखों की बख्शिश देता था ये लोगों को। पील बख्श के नाम से जानते हैं, अर्थात हाथियों का दान देने वाला, हाथी का दान ज़्यादा देता था। हातिम द्वितीय भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, उदारता एवं दानशीलता के कारण। और सुरीले शब्दों में कुरान पढ़ने के लिए इसको कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ऐबक के द्वारा कराए गए निर्माण। तो ऐबक के द्वारा कराए गए निर्माण कुब्बत उल इस्लाम, जो महरौली में पड़ता है, महरौली दिल्ली में पड़ती है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। और अगर भारत में पहली मस्जिद की बात करें तो चिरामन जुमा मस्जिद है, जो 629 ईस्वी में केरल के त्रिशूल नामक स्थान पर है। अगर भारत में पहली मस्जिद की बात करें तो वो चिरामन जुमा मस्जिद है। और अगर उत्तर भारत में पहली मस्जिद की बात करें तो कुब्बत उल इस्लाम है, जो महरौली न्यू दिल्ली में पड़ती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने कराया अजमेर में। और संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कराया। वहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय होता था, उसको तोड़कर इसने अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया। अब बात करते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय निर्माण किसने करा था। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की नींव भी जो है कुतुब मीनार की याद भी इसी ने रखी। और किसकी याद में रखी तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की याद में इसने कुतुबुद्दीन की नींव रखी। और बात करें कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ऐबक को भारत का गुम्मद कला एवं मेहराब कला का जनक भी कहा जाता है। गौरी का सेनापति बाद में ऐबक का सेनापति
और फिर बख्तियार खिलजी का सेनापति बना है। बख्तियार खिलजी ने 3 विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था, जो पूछा जाता है कभी कभार। तो इसने कौन कौन से विद्यालयों को नष्ट किया? विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया। जो तीनों विद्यालय जो हैं बिहार में पड़ते हैं। अब बात करते हैं ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसका शासनकाल 1210 से 1211 तक रहा और सबसे कम शासन रहा। 8 महीने इसने शासन किया। जुड़ का युद्ध होता है इसके समय आराम शाह के द्वारा, जो आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य होता है, जिसमें आराम शाह की हार हो जाती है और इल्तुतमिश की जीत हो जाती है। अब यहाँ से इल्तुतमिश जो है राज सिंहासन पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, एक जो गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का दामाद और किसका था ये? तो ऐबक का गुलाम व दामाद था। गुलामों का गुलाम के नाम से इसको जाना जाता है इल्तुतमिश को। और ऐबक द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार अर्थात गवर्नर बनाया गया। अब बात करते हैं, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर कहते हैं और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, सुल्तान की उपाधि धारण की और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और अगर बात करें तो अब बात करते हैं 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया था और इसने चालीसा दल या जिसको चरकाने चालीसा की स्थापना की, जिसमें 40 अमीर सरदारों का दल था एक। और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज द्वारा एक पुस्तक की रचना होती है, जिसका नाम था तबकात-ए-नासरी लिखी। और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। और इस शासक ने इसका मकबरे को टॉम्ब बोलते हैं, स्वयं इसका निर्माण कराया, अपने ही मकबरे का निर्माण खुद ही कराया था। तराइन का युद्ध की बात करते हैं तो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दूज के मध्य होता है। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दूज की हार हो जाती है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश ने कौन कौन सी मुद्रा चलाई। तो जीतत और टंका की मुद्रा चलाई। जीतत तांबे का होता है और टंका चांदी का होता है। इसने मुद्रा चलाई। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं, क्योंकि इसने अपना मकबरा खुद बनाया था। और इल्तुतमिश के बेटे महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और बेटे ने। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया और सैनिकों को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ कर दिया था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है 1236 में। लेकिन रुकनुद्दीन को जो है इसको ज्ञान नहीं था शासन का, तो इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना बेगम, जो भारत पर प्रथम मुस्लिम शासिका रही हैं और 1236 से 1240 तक रही हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका हैं और प्रथम एवं अंतिम शासिका हैं जिसने। और बात करते हैं तो रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। जो कुबा कोट होता है और कुल्हा टोपी होती है, वो पहनकर दरबार में आने लगी। और रजिया बेगम ने अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को आमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्ति की और असीबेनियाई दास ने विद्रोह कर दिया अल्तुनिया द्वारा,
तबर हिंद इक़्तादार भटिंडा में। इसलिए इसने रज़िया ने अल दुनिया से विवाह कर लिया कि वो उसको चाहिए था और वो मिल जाए। और बात करते हैं तो रज़िया की मृत्यु जो है कैथल में हो जाती है और हरियाणा में पड़ता है कैथल। इसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन जिसका शासनकाल है 1266 से 1286 तक। इसका मूल नाम है बहाउद्दीन। इसने गियासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण कर रखी थी उलुग खाकी और नासिरुद्दीन खां की उपाधि धारण कर रखी थी। इसने 40 दल को समाप्त कर दिया और बलबन द्वारा चलाई गई प्रथाएं। तो इसने सिजदा प्रथा चलाई, अर्थात राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करना है, और पाबूस पैरों को चूमना और नवरोज प्रथा आदि प्रथाएं इसके बाद में चलाई गई। और इसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, अर्थात ईश्वर की छाया, स्वयं को ईश्वर की छाया मानता था। अब बात करते हैं बलबन द्वारा 2 नए विभाग की स्थापना हो जाती है। इसका नाम था बरीद ममालिक, अर्थात गुप्तचर विभाग होता था एक, इसका अधिकारी होता था बरीद, और दीवान आर्च ये सैन्य विभाग था। इसने नगद वेतन जो है गुप्तचर विभाग को दिया और सैन्य विभाग को नगद नहीं दिया। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन बनता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई। अब बात करते हैं 1286 में बलबन के समय जो है मंगोलों का आक्रमण होता है, जिसमें 2 आक्रमण होते हैं 1279 में और 1285 में। 1279 में बंगाल तोमरिल खां ने विद्रोह कर दिया और बलबन के बाद कैकूबाद आया। तो कैकूबाद ने किले का निर्माण कराया और कैमूर शमसुद्दीन तृतीय अंतिम शासक था इसका, बलबन का। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम कल का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, और खिलजी वंश हम संपूर्ण उसमें समाप्त करेंगे। फिर इसी तरह 3-4 वीडियो में आपका जो है मध्यकालीन भारत हम ख़त्म कर देंगे इन्हीं नोट्स के माध्यम से। आप चाहें तो कहीं स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या अपने साथ नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके देख कर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।